हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 50वां रहेगा। तो आज अपनी इस टेस्ट सीरीज की 50 लग चुकी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा दो बैच लॉन्च किए गए हैं। एक यूपीएससी बैच है और दूसरा एसएससी सीजीएल बैच। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं यूपीएससी बैच के बारे में। इसकी क्लासेस आज से ही शुरू हो गई हैं, यानी कि 1 मई से क्लासेस शुरू हो जानी थी और वो आज प्रारंभ हो गई हैं। 18 महीने का ये कोर्स रहेगा जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके बदले में आपको 3 दिन डेमो क्लासेस मिलेंगी। वहां पर आपको बेहतरीन फैकल्टी से रूबरू होना मिलेगा। तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बैच ले लेना चाहिए। और भी ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मेल आईडी दी गई है, उसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके कोई साथी बंधु तैयारी कर रहे हों एसएससी सीजीएल के लिए, तो उनके लिए भी खुशखबरी है। क्लासेस शुरू हो गई हैं 1 मई से और 10 महीने का ये कोर्स रहेगा जिसमें टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। इसके लिए भी 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसके बदले में आपको 3 दिन डेमो क्लासेस मिलेंगी। उन 3 दिन डेमो क्लासेस के आधार पे आप इस बैच को ले सकते हैं। तो आप ये डेमो क्लासेस का हिस्सा बने। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है। यहाँ इसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं और grandmaster360.com यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको दिया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी ग्रैंड मास्टर 360 के बारे में भी और ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा शुरू किए गए यूपीएससी बैच और एसएससी सीजीएल बैच के बारे में भी। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था। बात है ये 2014 की। यूपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो 4 बिंदु आपके सामने लिखे हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन से जो है वो साड़ी उत्पादन या वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, ये है क्या? भद्राचलम। भद्राचलम कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। तेलंगाना जो हमारा एक भारत का राज्य है, जो अभी हाल ही में बना था, किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इस तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। उसी तेलंगाना राज्य में भद्राचलम अवस्थित है। और ये जो भद्राचलम है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भगवान रामचंद्र जी और सीता स्वामी का मंदिर बना हुआ है। रामचंद्र सीता स्वामी मंदिर के कारण ये तेलंगाना का भद्राचलम प्रसिद्ध है। तो यानी कि आपका जो पहला पॉइंट है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पारंपरिक साड़ी और वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं चंदेरी के बारे में, आप कहेंगे जी हाँ, ये बात ठीक लिखी हुई है। चंदेरी जो है वो कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की जो चंदेरी है वो बिल्कुल प्रसिद्ध है वस्त्र उत्पादन के लिए। तो बाकी जैसे बात करते हैं मध्य प्रदेश में और क्या प्रसिद्ध है, तो महेश्वरी की बात की जाती है। महेश्वरी, मध्य प्रदेश में महेश्वरी जो है वो भी प्रसिद्ध है वस्त्र उत्पादन के लिए। फिर जैसे हम बात करते हैं कांचीपुरम के बारे में, कांचीपुरम क्या इससे संबंधित है क्या? आप कहेंगे जी हाँ, ये भी पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। और ये कांचीपुरम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई से 72 किलोमीटर दूर है ये कांचीपुरम शहर। और यहाँ जो कांचीपुरम है ये
मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है, वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है और वस्त्र उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं करनाल के बारे में, ये करनाल क्या प्रसिद्ध है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये करनाल वैसे कहाँ पड़ता है? तो हमारे भारतीय राज्य हरियाणा में है ये करनाल, एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में। हरियाणा राज्य का शहर करनाल यमुना नदी के प्राचीन किनारे के ऊंचे भाग पर स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बेसिकली ये कंबल और जूते के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कंबल और जूते के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है करनाल, जो कि हरियाणा का एक शहर है। अब आपको कौन सा पॉइंट टिक करना था इसमें? आपको इसमें टिक करना था केवल 2 और 3, यानी कि जिन्होंने लिखा होगा ना चंदेरी और कांचीपुरम, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे अगर देखा जाए अलग अलग शैलियों की साड़ियां होती हैं, उन शैलियों में देखा जाए तो कौन कौन सी है? एक तो आती है कांजीवरम, कांजीवरम की साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। और बनारसी साड़ी, ये नाम तो आपने बखूबी सुना होगा। बनारस जो उत्तर प्रदेश में है, तो वहां की बनारसी साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। और एक नाम आपने जरूर सुना होगा पटोला साड़ी, ये पटोला साड़ी भी बड़ी प्रसिद्ध है। और एक नाम आपने ये भी सुना होगा हकोबा। तो ये जो है ना, ये इंपोर्टेंट साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं जैसे हम बात करते हैं असम में मूंगा रेशम, ओडिशा की बोमकई, चलो थोड़ा सा लिख देते हैं अलग अलग राज्यों के अनुसार। तो मध्य प्रदेश की जब बात की जाती है, मध्य प्रदेश, तो वहां की कौन सी प्रसिद्ध है? चंदेरी। ठीक है, और महेश्वरी। और जैसे बात करते हैं हम असम के बारे में, असम की कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे मूंगा रेशम की साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है असम की। और जैसे बात करते हैं ओडिशा की, ओडिशा एक तटीय राज्य है और वहां की बोमकई साड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, बोमकई। और जैसे अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान की कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? तो जिसे बोला जाता है बंधेज, बंधेज। और गुजरात में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी जो साड़ी है बड़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम है कठोड़ा, या फिर एक नाम और आता है पटोला, जिसके बारे में मैंने अभी आपको पीछे लिखकर बताया था। तो बिहार में जब आप जाएंगे, भारतीय राज्य बिहार की कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? तो नाम आता है तसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में वैसे उसका नाम भी लिया जाता है छत्तीसगढ़ी कोसा रेशमी साड़ी, छत्तीसगढ़ी कोसा रेशमी साड़ी, ये बड़ी प्रसिद्ध है वहां की। और जब आप महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र, तो वहां पर क्या प्रसिद्ध है? पैठानी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ राज्यों के बारे में। अब थोड़ा तमिलनाडु के बारे में देख लीजिए। तमिलनाडु की कौन सी प्रसिद्ध है? तो नाम आता है कांजीवरम, कांजीवरम की साड़ियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाती है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी साड़ियां प्रसिद्ध है? तो कांची की साड़ियां। ठीक है, और कांची के अलावा नाम आता है जामदानी का और जामवर का। एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है जो कि बनारसी साड़ी। तो ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और जैसे बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल के बारे में, पश्चिम बंगाल की कौन सी साड़ियां प्रसिद्ध है? तो नाम आता है बालूचरी। तो इस प्रकार से जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपना इतिहास कवर करते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ा करते हैं, तो आर्ट एंड कल्चरल की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने आपको कई राज्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण साड़ियां हैं वो बता दी। ठीक है, तो आप वैसे भी नोट कर सकते हैं इन्हें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किसके लिए प्रसिद्ध हुई थी? उषा मेहता की ख्याति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप इसमें जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। उषा मेहता,
ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसके बारे में भी आप बताएंगे। कौन सा टिक किया है आपने? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उनकी ख्याति हुई थी क्या? आप कहेंगे जी हाँ, यही पॉइंट ठीक रहेगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है यूपीएससी 2011 में पूछा गया था, ठीक है ना। चलो जी, अब थोड़ा सा इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उषा मेहता। उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद वह गांधीवादी दर्शन के रूप में महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा जीवन पर्यंत प्रयासरत रही। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह खुफिया रेडियो चलाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। खुफिया रेडियो। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले इस भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि सभी इकट्ठे हुए थे 7 अगस्त 1942 को। कहां पे इकट्ठे हुए? तो नाम आता है ग्वालियर टैंक मैदान का। और उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में ये एक सम्मेलन हुआ। इसमें अगले दिन महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा था, यानी कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा। और प्रस्ताव ये था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करेंगे और उसका नाम रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। सभी कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया और इसे क्या कर दिया? पारित कर दिया गया। और फिर क्या है, अगले दिन यानी कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हो गया। और बात है ये अगस्त की, इसी वजह से, यानी कि यहां पर भी अगस्त अगस्त अगस्त, इसी वजह से इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति का नाम भी दे देते हैं। और ये अगस्त क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? जाहिर सी बात है ग्वालियर टैंक मैदान में वो इकट्ठे हुए थे। तो उस अगस्त क्रांति का जहां पे क्या है, आप शुरुआत देखते हैं, यानी कि ग्वालियर टैंक मैदान में। उस ग्वालियर टैंक मैदान को क्या नाम दिया गया था? अगस्त क्रांति मैदान। तो ग्वालियर टैंक मैदान का एक नाम और क्या पड़ा था? अगस्त क्रांति मैदान। तो उसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो जो है उसको ऑपरेट किया था इन्होंने, उसी के लिए बड़ी प्रसिद्ध रही थी। बाद में क्या कर दिया, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और जो भी क्रांतिकारी इसमें हिस्सा ले रहे थे उनको अंग्रेजों ने पकड़ना शुरू कर दिया। तो जितने भी प्रमुख नेता थे लगभग सभी को जेल में डाल दिया गया। परंतु दूसरी पंक्ति के नेताओं ने क्या किया था, एक आप कह सकते हैं कि छुपकर उनका विरोध किया। जैसे उन्हीं में नाम आता है उषा मेहता का। उषा मेहता बिल्कुल सामने नहीं आई, इन्होंने क्या कर दिया था? छिपकर काम किया। और जैसे हम बात करते हैं, एक नाम इसी के साथ लिया जाता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वो हजारीबाग जेल में बंद किए गए थे और हजारीबाग जेल से वो क्या हो गए थे? फिर फरार हो गए। और 1942 के आंदोलन में भूमिगत होकर उन्होंने भी क्या कर दिया? आजाद दस्ता का गठन कर दिया। आजाद दस्ता का गठन। ठीक है, तो इस प्रकार से कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भूमिगत रहकर कार्य किया। एक नाम इन्हीं का आता है। तो रेडियो स्टेशन का मुख्य कार्य क्या था? कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना यहां से वहां तक, यानी कि एक सूचना को दूसरी जगह पर पहुंचाना इनका काम था। तो ठीक है, बाद में समय जैसे जैसे बीतता चला गया अंग्रेजों को पता लग गया कि ये खुफिया तरीके से रेडियो जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है और सूचना यहां से वहां पहुंचाई जा रही है। बाद में फिर क्या किया, इस रेडियो स्टेशन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। ठीक है ना। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, सूची 2 में लेखकों के नाम लिखे हुए हैं। तो आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है वो ठीक रहेगा।
तो कृष्णदेवराय के बारे में तो आप बखूबी जानते होंगे। कृष्णदेवराय ये तुलु वंश के दूसरे राजा थे। तुलु वंश के बारे में तो आपने सुना ही है। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो नाम आता है वीर नरसिंह का। तो वीर नरसिंह के छोटे भाई थे ये, वीर नरसिंह के छोटे भाई, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं वीर नरसिंह के बारे में, वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी 1505 में, और ये 1509 तक गद्दी पर रहे थे। जब वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई थी 1509 में, फिर गद्दी पर बैठे थे कृष्णदेवराय, और ये कृष्णदेवराय पूरे के पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा सिद्ध हुए। 1509 से लेकर 1529 तक ये रहे थे वहां पर गद्दी पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो जब हम बाबर के बारे में बात करते हैं, बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। मूल रूप से वो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी। उस बाबरनामा में बाबर ने वर्णन किया है कि उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो नाम लिया जाता है कृष्णदेवराय का। तो वैसे जब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो कृष्णदेवराय। तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंशों की बात करते हैं हम? तो टोटल 4 वंशों की बात करते हैं। संगम वंश सबसे पहला वंश हुआ। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का वैसे 5 भाई थे, लेकिन पांचों में से इन दोनों भाइयों ने इस साम्राज्य की नींव रख दी थी। संगम वंश की स्थापना उन्होंने 1336 में की थी, और उस समय तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा हुआ था। ये संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक सत्ता में रहा। संगम वंश की समाप्ति के बाद यहाँ पर एक नया वंश प्रारंभ हुआ, जिसका नाम लिया जाता है सालू वंश। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की थी, और ये वंश 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक सत्ता में रहा। फिर इस तीसरे वंश की बात कर रहे होते हैं हम, जिसे हम तुलु वंश की बात करते हैं। तुलु वंश की स्थापना 1505 में हुई थी, और 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक ये तुलु वंश सत्ता में रहा। इसी तुलु वंश की जब स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? वीर नरसिंह के द्वारा। वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना कब की थी? 1505 में, और ये 1509 तक गद्दी पर रहे। उन्हीं के क्या थे? छोटे भाई थे कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय फिर गद्दी पर बैठे। कृष्णदेवराय कब से कब तक रहे? ये 1509 से लेकर 1529 तक रहे। तो फिर जैसे हम और भी कई राजा हुए, करते करते 1570 तक टाइम पीरियड चला, और फिर हमें अंतिम वंश देखने को मिला तंगड़ी की लड़ाई के बाद, जिसे हम अराविडू वंश बोल देते हैं। ये अराविडू वंश 1570 से लेकर 1650 ईस्वी लगभग ये सत्ता में रहा, और बाद में पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य तहस नहस हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें कुछ बिंदु जो है वो ध्यान में रखने हैं। अब चलो, जब हम बात कर रहे होते हैं इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो विजयनगर साम्राज्य के समय में कौन सी भाषा को संरक्षण मिला था? तो तेलुगु भाषा को संरक्षण मिला था, ठीक है। तेलुगु भाषा इनकी आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। शुरुआती दौर में इनकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, लेकिन जब तंगड़ी की लड़ाई हुई थी 1565 के आसपास में, उसमें फिर क्या है, राजधानी परिवर्तित कर दी गई थी, ठीक है ना। तो ये बातें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। और कृष्णदेवराय जो एक बेहतरीन सबसे शक्तिशाली राजा तो थे ही, साथ में एक बेहतरीन लेखक भी थे। और कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। इनके दरबार में कौन रहा करते थे? अष्ट दिग्गज रहा करते थे, 8 दिग्गज। ये खुद भी अच्छे राइटर थे, और इनको संस्कृत का भी ज्ञान था और तेलुगु भाषा का भी ज्ञान था। इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है उसका नाम आता है आमुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद, जो कि इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? तेलुगु भाषा में लिखा था, ठीक है, तेलुगु भाषा में लिखा ग्रंथ। और उनके दरबार में जो व्यक्ति रहा करते थे, उनमें एक का नाम आता है अल्लाह सन्नी पेदन्या।
उन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? मनुचरितम। नदी तिम्या नाम के व्यक्ति इनके दरबार में रहा करते थे, उनके द्वारा लिखी गई रचना है परिजात अपहरणम। तेनालीराम रामकृष्ण भी इनके दरबार में रहा करते थे, जिनके द्वारा लिखी गई रचना है पांडुरंग महात्म्य। इस प्रकार जो है वो कुछ इनके दरबार में रहने वाले कवि थे, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ। जिन्होंने लिखा होगा ना, इसमें ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो ये वीर नरसिंह के छोटे भाई थे और तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग रहा जब ये यहाँ पर रहे। ठीक है, इनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी? तो इनको आंध्र भोज की उपाधि मिली, आंध्र भोज। और इन्हीं के साथ में इनको आंध्र पितामह भी कहा जाता है, आंध्र पितामह। और इसके अलावा इनको अभिनव भोज भी कहा गया, अभिनव भोज। और आपको पता है ना, इन्हीं के दरबार में एक पुर्तगाली यात्री आया था, डोमिंगो पाएज। तो डोमिंगो पाएज ने जब यहाँ पर यात्रा की थी उस समय कौन राजा थे? तो नाम आता है कृष्णदेव राय, डोमिंगो पाएज। और डोमिंगो पाएज के बारे में कहा जाता है कि ये काफी समय तक कृष्णदेव राय के दरबार में भी रहा था। तो ये बिंदु जो है वो हमें ध्यान में रखना है। और एक नाम और भी आता है डोमिंगो पाइस के अलावा, नाम है उसका बारबोसा। बारबोसा नामक एक पुर्तगाली यात्री ने ही कृष्णदेव राय के समय में क्या की थी? यात्रा की थी। और कृष्णदेव राय का स्थापत्य कला की दृष्टि से क्या योगदान रहा? तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसे हम क्या बोलते हैं? हजारा मंदिर। हजारा मंदिर के साथ में इन्होंने एक और मंदिर बनवाया जिसे हम क्या बोल देते हैं? विठल स्वामी का मंदिर। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या है, स्थापत्य कला में भी अपना योगदान दिया, मंदिर का निर्माण। तो ये हुई थोड़ी सी विजयनगर साम्राज्य के बारे में बातचीत। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने अध्यक्षता की थी? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। जब हम फिरोज शाह मेहता के बारे में बात करते हैं तो ये एक बेहतरीन राजनेता थे और वकील भी थे। इन्होंने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय एक सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से ये थे रहे। ठीक है ना। और इनका जन्म 4 अगस्त 1845 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई। एक बेहतरीन वकील। और जैसे हम बात करते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1890 में कोलकाता में हो रहा था उसमें अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है। और जैसे इनको और क्या बोला जाता है, इनके बारे में कुछ पॉइंट जैसे बात करें हम, आधुनिक बॉम्बे नगर निगम का वास्तुकार कहा जाता है इनको। आधुनिक बॉम्बे नगर निगम का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो नाम लिख देना, फिरोज शाह मेहता का। और उससे पहले 1873 में बॉम्बे नगर पालिका के नगर आयुक्त भी रहे, 4 बार उसके अध्यक्ष भी रहे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में सक्रिय होने के साथ साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के एक कह सकते हैं अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। और जैसे आपको पता है 1911 में भारतीय हितों द्वारा वित्त पोषित और नियंत्रित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो उस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी क्या है, इनका सहयोग रहा, स्थापना में सहयोग रहा इनका। ठीक है। तो इस प्रकार इनसे संबंधित कुछ बातें हुई और थोड़ा सा बाकी जैसे ऑप्शन लिखा हुआ है उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और देख लीजिए, आपने नाम सुना होगा द बॉम्बे क्रॉनिकल। द बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना किसने की थी? तो नाम आता है फिरोज शाह मेहता का। ठीक है जी। इस प्रकार ये पॉइंट भी आपका कवर हुआ। अब चलते हैं ऑप्शन बी के बारे में जानने के लिए। 1896 का जब कोलकाता अधिवेशन हो रहा था तो इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का।
दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया था धन के पलायन के बारे में, यानी कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे भारत से धन लेकर चले जा रहे हैं। सिंपल सादे शब्दों में कहें तो किस प्रकार से हमारे भारत से धन विदेश में पलायित हो रहा है, इसका वर्णन भी किया दादा भाई नौरोजी ने। और जैसे हम बात करते हैं इस 1906 की, 1906 में जो कोलकाता अधिवेशन हो रहा था उसमें अध्यक्षता किसने की थी, तो नाम आता है किसका, दादा भाई नौरोजी का। 1906 सॉरी 1896 नहीं, वो गलती हो गई है, इसमें क्षमा चाहते हैं आपसे। तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में अध्यक्षता की थी। एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, इसको रब कर देते हैं, एक सेकंड। तो 1906 में अध्यक्षता की थी इन्होंने। एक मिनट, इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है। एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा है मार्कर। चलो कोई बात नहीं, यहां से अब हम चलते हैं। सारा ही रब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1906 में अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। लेकिन 1896 की जब बात करते हैं, 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो नाम आता है रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896 का कोलकाता अधिवेशन संपन्न हुआ। और यही वो 1896 का कोलकाता अधिवेशन था जिसमें क्या किया गया था, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मल्ले सुतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, है ना। तो ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो 1917 की जब बात करते हैं, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में जब हो रहा था तो इसमें अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट एक महिला थी और आप कहेंगे इससे पहले किसी भी महिला ने अध्यक्षता नहीं की थी, तो पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी तो आप किसका नाम लिखेंगे, तो एनी बेसेंट का नाम लिखेंगे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो नाम आता है सरोजनी नायडू का। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, सरोजनी नायडू ने। सिंपल हो गया, क्लियर, बहुत बढ़िया। में ना ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये मिस्टेक हो रही है बार बार। तो चलो जी, कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। कलमकारी चित्रकला के बारे में आपको बताना है, ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। जिन्होंने इसके बारे में लिखा होगा ना, नाम से ही पता चल रहा होगा, कलमकारी यानी कि दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन ए टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कलमकारी सिंपल कहें तो ये हस्तकला का एक प्रकार है। हस्तकला का एक प्रकार, हाथों से हम कई प्रकार की कला कर सकते हैं, उसी हस्तकला का एक प्रकार है ये कलमकारी, जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं और ये मूल रूप से अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में बड़ा प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत के भी कौन से एरिया में, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश की धरती पर ये कला बड़ी प्रचलित है। और वैसे जी अगर नॉर्मल लिखा जाए तो कलम कारी, इसका अगर हम संधि विच्छेद भी करेंगे ना तो कलम प्लस में कारी, यानी कि कलम से की जाने वाली कारीगरी से हम कहते हैं कलमकारी। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह कला भारत में प्रसिद्ध रही और प्लस में ईरान में प्रसिद्ध रही। ठीक है ना।
तो ईरान और भारत का जो संबंध है वो तो प्राचीन समय से ही रहा। जब हम बात करते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व की, 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्तमान का जो ईरान है वहां पर एक साम्राज्य विकसित हुआ था जिसे हम हखमनी साम्राज्य बोल देते हैं। हखमनी साम्राज्य की स्थापना साइरस द्वितीय के नेतृत्व में हुई थी और उसने फिर क्या किया, वर्तमान की भारत की जो बाउंड्री है वहां पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन करते करते फिर क्या हुआ था, एक उसी हखमनी साम्राज्य का सुल्तान हुआ जिसे हम दारा प्रथम कहते हैं। तो दारा प्रथम ने सबसे पहले सफल आक्रमण किया था, ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो उसी टाइम से क्या है, ईरान के और भारत के क्या है, एक जो कला है वो मिक्सअप होती रही। और उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल आप ये देख भी सकते हैं जो कालांतर में विकसित हुआ। ठीक है जी, तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। चलो जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।